नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारे संविधान की भावना की सर्वाधिक शक्तिशाली अभिव्यक्ति। संविधान दिवस पर नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने लोगों को संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने पर बल दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को नई दिल्ली में 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन का भारत रूस 2+2 संवाद भी उसी दिन शुरू होगा। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन के मूल में पारदर्शी, खुली, समावेशी और भेदभाव मुक्त बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए समर्थन की पुष्टि की। भारत ने कहा, 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के शहीदों और पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेंगे। पाकिस्तान पर दोषियों को सजा दिलाने में गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से सतर्क किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों का आवागमन 15 दिसंबर से फिर शुरू करेगा। पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष युगल स्पर्धा में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंची। और भारत के साथ कानपुर क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 129 रन बनाए। भारत के पहली पारी में 345 रन। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं अतहर सईद। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको भी सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे लोकतांत्रिक देश के हर वर्ग को समान अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संविधान के प्रति समर्पित है और विकास के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान दिवस के आयोजन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास संविधान की भावना की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है। आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना का दायरा अगले वर्ष मार्च तक बढ़ा दिया है। देश में संविधान की मूल भावना के अनुरूप एक्सक्लूजन को इंक्लूजन में बदलने का भगीरथ अभियान तेजी से चल रहा है और इसका जो सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है, ये भी हमें समझना होगा। जिन 2 करोड़ से अधिक गरीबों को आज अपना पक्का घर मिला है, जिन 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बड़े से बड़े अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है, जिन करोड़ों गरीबों की पहली बार बीमा और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली, उन गरीबों के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम हुई है। इसी कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। हमने इस योजना को अगले वर्ष मार्च महीने तक के लिए बढ़ा दिया।
श्री मोदी ने कहा कि पेरिस समझौते के लक्ष्य समय से पहले प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश है। उन्होंने कहा कि शेर, चीते, डॉल्फिन और अन्य जीव जंतुओं की संख्या भारत में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो देश की आकांक्षाओं को समझे बिना अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विकास में बाधा पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि ये औपनिवेशिक मानसिकता है जो हमारे युवा भारत के सपनों और आकांक्षाओं को दबाने के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करना होगा और इसके लिए हमें भारतीय संविधान पर निर्भर रहना होगा। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो संकल्प शक्ति पैदा हुई थी उसे और मजबूत करने में औपनिवेशिक मानसिकता की बड़ी बाधा को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार और न्यायपालिका संविधान में पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापक दृष्टिकोण से दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। सत्ता के बंटवारे के बारे में श्री मोदी ने कहा कि ये अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है और अब सामूहिक संकल्प की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सत्ता के बंटवारे की कसौटी पर हमें सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी अब न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है और ये परिवर्तन मानवता के लिए शक्ति का स्रोत बनेगा तथा मानवीय मूल्यों को बनाए रखेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.वी. रमन्ना ने कहा कि देशवासियों के लिए संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों की समझ विकसित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संविधान ने जवाबदेही को विधायिका और कार्यपालिका की प्रमुख विशेषता बना दी है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों पर बढ़ते हमले बड़ी चिंता का विषय हैं। न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों पर हमले बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया सहित मीडिया में भी न्यायपालिका पर हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को इन दुर्भावनापूर्ण हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि सरकारों से सुरक्षित वातावरण बनाने की अपेक्षा है जिससे न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी निडर होकर अपना काम कर सकें। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और ये समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान समाज के सभी वर्गों के हित में सामंजस्य स्थापित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान श्री पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में कहा कि दोनों नेता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। श्री बागची ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के बारे में भी चर्चा की जाएगी। The leaders will review the state and prospects of bilateral relations and discuss ways to further strengthen the strategic partnership between our two countries. The summit will afford an opportunity to exchange views on regional, multilateral and international issues of mutual interest. The visit is in continuation of the tradition of annual summits alternately in India and Russia, and we are confident that the visit will further provide an impetus to the India-Russia special and privileged strategic partnership. श्री अरिंदम बागची ने कहा कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन पिछली बार सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के समय व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड महामारी के कारण यह सम्मेलन नहीं हो सका। प्रवक्ता ने कहा कि नवंबर 2019 में ब्राजीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद दोनों नेताओं की आपसी बातचीत पहली बार हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच 6 बार टेलीफोन पर बातचीत भी हुई है। श्री बागची ने बताया कि पहला भारत रूस 2+2 संवाद 6 दिसंबर को नई दिल्ली में होगा। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि 2+2 संवाद की नई व्यवस्था से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के और मजबूत होने की संभावना है।
The agenda for the dialogue will cover political and defense issues of mutual interest. The establishment of this new mechanism of a 2+2 dialogue is expected to further strengthen the strategic partnership between our two countries. भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन की पारदर्शी, समावेशी और गैर भेदभाव वाली बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की 18वीं बैठक के बाद संयुक्त वक्तव्य में नेताओं ने संगठन में आवश्यक सुधारों को समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की। तीनों देशों ने विश्व व्यापार संगठन में विवाद के निपटारे के लिए 2 स्तर वाली सामान्य कार्रवाई की बहाली और संरक्षण पर बल दिया। इन देशों ने अपीलीय संस्था के सदस्यों की तेजी से नियुक्ति पर भी जोर दिया। विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आतंक के विरुद्ध वैश्विक सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रियों ने रूस, भारत और चीन के बीच त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाने के बारे में अपने अपने विचार रखे। इससे पहले इन देशों की बैठक ओसाका में जून 2019 में हुई थी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, व्यापारियों और उद्योगों के सामूहिक प्रयासों के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा की गई। भारत ने कहा है कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों और शहीदों के परिवारों को न्याय दिलाने के हर संभव प्रयास जारी रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि इन आतंकी हमलों के 13 वर्ष बाद भी दुनिया भर के 15 देशों के पीड़ितों के परिवार अब भी न्याय पाने का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में बहुत कम गंभीरता दिखा रहा है। मंत्रालय ने एक बार फिर पाकिस्तान सरकार से दोहरे मानकों को छोड़ने और इस भीषण हमले के जिम्मेदार षड्यंत्रकारियों को न्याय के कटघरे में लाने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के वरिष्ठ राजनयिक को आज तलब किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने मुंबई में 26 नवंबर के आतंकी हमले में मारे गए लोगों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारे संविधान की भावना की सर्वाधिक शक्तिशाली अभिव्यक्ति। संविधान दिवस पर नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने लोगों को संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने पर बल दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को नई दिल्ली में 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन का भारत रूस 2+2 संवाद भी उसी दिन शुरू होगा। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन के मूल में पारदर्शी, खुली, समावेशी और भेदभाव मुक्त बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए समर्थन की पुष्टि की। भारत ने कहा, 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के शहीदों और पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेंगे। पाकिस्तान पर दोषियों को सजा दिलाने में गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से सतर्क किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का आवागमन 25 दिसंबर से फिर शुरू करेगा। पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष युगल स्पर्धा में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंची। और भारत के साथ कानपुर क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 129 रन बनाए। भारत के पहली पारी में 345 रन। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप के प्रति सतर्क किया है। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में वायरस के नए स्वरूप का पता चला है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कोरोना वायरस का परिवर्तित रूप है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी जांच सुनिश्चित करने को कहा है।
केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है। भारत ने कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं निलंबित कर दी थीं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक परिपत्र में कहा है कि स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। जिन देशों से यात्रियों को भारत आवागमन पर परीक्षण सहित अतिरिक्त उपायों का पालन करना होगा, उनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजरायल शामिल हैं। दुनिया भर में कोविड स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1 अरब 20 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 83 लाख 88 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 10,559 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 9,868 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.33% है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से सतर्क रहने का सुझाव दिया है। हमें अभी भी याद रखना चाहिए कि ये महामारी खत्म नहीं हुई। वायरस अभी भी दुनिया में और देश में मौजूद है और हम देख रहे हैं कि बाहर के देशों में, खासकर यूरोप में, बहुत बड़े जोरों पर ये वायरस फिर अपना इफेक्ट दिखा रहा है। केसेस हो रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस हो रहे हैं, आईसीयूज बनने शुरू हो गए हैं। तो हमें मैसेज यही है कि हम मेहनत करें, वैक्सीन लगाएं, मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंस दूरी भी रखें और ये जो प्रिकॉशंस हैं इनको हमें लेते रहना है। हमें अभी भी चौकस रहना है। वायरस अपना प्रारूप भी बदलता है, अपना बिहेवियर भी बदलता है। ये अभी वक्त वही है कि हम अब पूरा अपनी चौकसी रखें, अपने को बचा के रखें। जिसको वैक्सीन नहीं लगा वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी से मौजूदा वैश्विक प्रणाली में विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रणाली और आपूर्ति श्रृंखला की कई कमियां उजागर हुई हैं। उन्होंने इन कमियों को दूर करने के लिए बहुपक्षीय और सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। श्री नायडू ने एशिया यूरोप बैठक के अंतिम सत्र में कहा कि भारत ने कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सराहनीय प्रयास किए और विश्व की बड़ी आबादी को इससे सुरक्षित रखा। राजस्थान में कोविड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षण तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन के लिए जाने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति लेने को भी अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभिभावक जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। साथ ही विद्यालयों को बच्चों के लिए ऑनलाइन अध्यापन की सुविधा भी निरंतर जारी रखनी होगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रार्थना सभा का भीड़ वाले कार्यक्रम और शिक्षण संस्थानों में कैंटीन के संचालन पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग तथा नगर निगम का एक संयुक्त प्रवर्तन दल गठित किया जाएगा, जो विभिन्न स्थानों पर विशेष अभियान चलाकर कोविड उपयुक्त व्यवहार की सख्ती से पालन कराएगा। प्रदेश में पिछले 20 दिनों में सक्रिय मामलों की संख्या 40 से बढ़कर 150 से ज्यादा हो गई है। विभिन्न स्कूलों के 31 बच्चों में भी अब तक कोविड की पुष्टि हो चुकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन 2021 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया के सिम यूजिन को 14-21, 21-19, 21-14 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। सेमीफाइनल में सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानून के साथ होगा। पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत को विक्टर एक्करसन से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में सात्विक राज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने बिना किसी नुकसान के 129 रन बना लिए थे। इससे पहले मैच के दूसरे दिन 4 विकेट पर 258 रन से आगे खेलते हुए भारत ने अपनी पहली पारी में 345 रन बनाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। We, the people of India. आज संविधान दिवस है, जो हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को 1949 में इसी तारीख को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के मनाने के लिए भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की और सभा के सबसे पुराने सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदस्यों से समर्पण की शपथ लेने का आह्वान किया। At this solemn moment, when the people of India, through suffering and sacrifice, have secured freedom, I, a member of the Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people, to the end that this ancient land gain her rightful place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. संविधान सभा ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। एक नवजात राष्ट्र में संविधान सभा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, मैं ये भी मानता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा अख्तियार, मुकम्मल अख्तियार इस बात का है कि वो अपनी कार्रवाई जिस तरह से चाहे करे, इसके अंदर वो जो कुछ करना चाहे करे, और इसमें किसी भी बाहर की ताकत को अख्तियार नहीं है कि इसकी कार्रवाइयों में वो कुछ भी हस्तक्षेप या दस्तंदाजी कर सके। संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे महान राष्ट्र की विभिन्न विचारधाराओं और विविध संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया। डॉक्टर BR आम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने का कठिन कार्य सौंपा गया। उन्होंने कहा था, Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. विविध मतों के बावजूद संविधान सभा ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में गठित करने का संकल्प लिया। To constitute India into
भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों पर धाराएं नागरिकों के उचित व्यवहार और आचरण की नींव रखती हैं। निर्देशक सिद्धांत ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी और इसके लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगी जिसमें सबके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। भारत के लोग संविधान के परम संरक्षक हैं। उनमें ही संप्रभुता निहित है और उन्हीं के नाम पर संविधान को अंगीकार किया गया। संविधान नागरिकों को सशक्त बनाता है, लेकिन नागरिक भी संविधान का पालन करके, उसकी रक्षा करके और अपने शब्दों तथा कार्यों से इसे और अधिक सार्थक बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने का आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए 15 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। 29 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बारिश होने की संभावना है। इसके अगले 48 घंटों के दौरान और अधिक गहराने तथा पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारे संविधान की भावना की सर्वाधिक शक्तिशाली अभिव्यक्ति। संविधान दिवस पर नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने लोगों को संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने पर बल दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को नई दिल्ली में 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन का भारत रूस 2+2 संवाद भी उसी दिन शुरू होगा। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन के मूल में पारदर्शी, खुली, समावेशी और भेदभाव मुक्त बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए समर्थन की पुष्टि की। भारत ने कहा, 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के शहीदों और पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेंगे। पाकिस्तान पर दोषियों को सजा दिलाने में गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से सतर्क किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का आवागमन 15 दिसंबर से फिर शुरू करेगा। पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष युगल स्पर्धा में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंची। और भारत के साथ कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 129 रन बनाए। भारत के पहली पारी में 345 रन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।